फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 यानी हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए केमिस्ट्री, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, फिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जैसे उसमें संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, फिर विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, विद्युत अपघटन क्या है, प्रकाश अपघटन क्या है। ये सारी अभिक्रियाएं हम लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ लिया था। तो अगर आप लोग जो है आप लोगों को अगर ये सब चीज़ें जानना है तो पिछली वीडियो में एक एक लेक्चर आप लोग देखिए, सब एकदम अच्छे से उसमें फ्रेंड्स बताया गया है। तो ये है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। आज इसको पढ़ते हैं, एकदम अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ समझते हैं कि आखिर ये कैसी होती है, इसमें क्या क्या होता है। तो गारंटी फ्रेंड्स आप लोग समझ जाएंगे एक बार में। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि ये यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है आपकी लाइफ का एक समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, और बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है जिसका परिणाम ज़िंदगी भर आप लोगों को देखना रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि अब देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो वो ऊष्मा परिवर्तन के साथ ही संपन्न होती है। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को जलाना हुआ, किसी चीज़ को मान लीजिए जलाना हुआ, तो उसमें हम लोग हीट में क्या करेंगे, उसको हीट देंगे तभी वो जलना शुरू होगी। तो जो स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर जो भी रहता है, उस टेम्परेचर पर कोई भी मतलब चीज़ होगा वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। और देखो, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। तो बिल्कुल 2 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। अब पहली अभिक्रिया इसमें कौन सी है, एक अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा है, जैसे यहाँ पे एक है ऊष्माक्षेपी, दूसरा है ऊष्माशोषी। तो पहले हम लोग समझते हैं ऊष्माशोषी क्या होती है, फिर ऊष्माक्षेपी आराम से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊष्माशोषी कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रिया कि मतलब ऐसी अभिक्रिया जो संपन्न होने में ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का जो अवशोषण करती है, जो ऊष्मा को सोखती है, यानी जो बाहर से ऊष्मा लेती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो बाहर से ऊष्मा ले, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए बाहर से ऊष्मा देना पड़े, मतलब हम लोग उसको ऊष्मा दें, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी। मतलब जिस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए बाहर से ऊष्मा देना पड़े वो कहलाती है ऊष्माशोषी। और वह अभिक्रिया जो अपने होने के दौरान खुद से ऊष्मा दे, मतलब खुद ऊष्मा उत्पन्न करे, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा निकलती है, मतलब अभिक्रिया जब होगी तब उसमें से ऊष्मा निकलेगी, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी। और जिस अभिक्रिया को होने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देना पड़े, यानी उसको गर्म करना पड़े, वो कहलाती है ऊष्माशोषी। और जिसके होने पर ऊष्मा निकलता है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में यही एक डिफरेंस है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में। अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते चलते हैं आखिर ये होता क्या है। जैसे यहाँ पे दिया है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब वही अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब अच्छा, ये हो गया, और पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। अब आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का हम लोग एक एग्जाम्पल, मतलब 1-2 उदाहरण यानी समीकरण लेके देख लेते हैं कि इसमें कैसे ऊष्मा निकलती है। उसके बाद तब चलेंगे हम लोग ऊष्माशोषी की तरफ। तो आइए पहले ऊष्माक्षेपी का उदाहरण लेते हैं, एक समीकरण, उससे हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उदाहरण जैसे दिए प्राकृतिक गैस का दहन। अभी हम अपने मन से उदाहरण नहीं लिए हैं, जो किताब वाला है यही बताएंगे, यही काफ़ी है। अगर जैसे कम पड़ेगा, हमें जहाँ लगेगा कि नहीं और उदाहरण की ज़रूरत है, वहाँ पे हम 2, 4, 6 उदाहरण लेके आप सबको समीकरण लेके वहाँ पे अच्छे से समझा देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तो अभी यही उदाहरण काफ़ी है। आइए देख लेते हैं, 1-2 और बता देंगे कि जैसे ये दी है मेथेन, यानी CH4 है तो मेथेन है।
मीथेन का मतलब मीथेन गैस होती है, जैसे हम लोग मान लीजिए जो खदान जैसे कोयला वगैरह जहाँ से निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, वहाँ से जो गैस निकलती है वही है मीथेन गैस। ये एक हिसाब से हमारे लिए समझ लीजिए ईंधन का काम करती है। मीथेन गैस जो होती है ये हमारे लिए एक ईंधन के लिए काम करती है, जिसका उपयोग हम लोग जैसे किसी चीज़ को जलाने में, खाना बनाने आदि के लिए इसका उपयोग क्या करते हैं, कभी कभी करते हैं। उसके बाद करेंगे CH4+2O2। 2O2 का मतलब है ऑक्सीजन। यानी अगर हमें किसी भी गैस को जलाना हुआ, जैसे कोयले को जलाना हुआ किसी चीज़ को, तो जलाने के लिए उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन उसमें नहीं रहेगा तो वो चीज़ें जलेगी नहीं। तो किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही चीज़ें जलती हैं। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो चीज़ें जलेगी नहीं। तो इसलिए CH4, उसके बाद इसमें प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाना है, ना कि ऑक्सीजन को इसमें मिलाना है। ऑक्सीजन को मीथेन में मिलाना नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन को जलाना है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे हम मान लें कोयला हमारे पास है, अगर हम लोग कोयला को जलाएंगे तो ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयला को जलाया जाता है। तो कह रहा है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहने का मतलब फ्रेंड्स जो एकदम ब्लैक ब्लैक यानी जो काला काला धुआं होता है, वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी हम लोग कोई कोयला जलाते हैं, जैसे टायर वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी निकलेगा धुआं। और उसके बाद फ्रेंड्स ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, H2O। ये जल का मतलब ये भाप के रूप में निकल जाता है, हमें मिलता नहीं है। तो ये जल, उसके बाद उष्मा, यानी अगर किसी चीज़ को जलाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, यानी गर्मी लगेगी। तो वही जो गर्मी है वही है उष्मा। यानी अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ से निकलेगा धुआं प्लस जल प्लस उष्मा। अब ये जो उष्मा निकल रहा है ये एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है, तभी उष्मा निकल रहा है। अब यहाँ से अगर उष्मा निकल रहा है तो ये उदाहरण हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का, क्योंकि ऊष्माक्षेपी का मतलब ही है कि ऐसी अपक्रिया जिसके होने पर उष्मा निकले, बाहर निकले। तो अगर किसी चीज़ को जलाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें बाहर निकलती है। तो इसलिए ये जो उदाहरण है मीथेन का ऑक्सीजन के साथ मिलना, ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण है कहाँ है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का। ठीक है। अब आइए हम लोग अच्छा एक दो अगर इसका और उदाहरण है, तो जैसे हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज वगैरह होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जाता है और हम लोग सांस लेते हैं तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज में मिल जाता है। उसके बाद जो है कि मतलब क्या होता है कि हमें हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनको मिलती है एनर्जी, और उसके बाद उसमें हमको ऊर्जा मिलती है। और उसके बाद जो है इसलिए हमारा शरीर जो है काम करता रहता है। तो फ्रेंड्स हम सीधे से कह सकते हैं सांस लेना, यानी सांस लेना भी जो श्वसन होता है ये भी एक उदाहरण होता है ऊष्माक्षेपी का। और क्या कर सकते हैं ऊष्माक्षेपी के लिए, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कूड़ादान हमारे यहाँ होता है जिसको बोलते हैं कंपोस्ट गड्ढा। तो उसमें जैसे हम सब्जी के छिलके, घर की बेकार वस्तुएं, कपड़े वगैरह डाल देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसको वो कुछ दिन के बाद वो सब सड़ गल के खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो भी जो एक उदाहरण है, मतलब कोई भी वर्ज्य चीज़ अगर हमारे पास है घरों में तो वो खाद के रूप में उसका बदलना भी क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं ऊष्माशोषी अपक्रियाएँ क्या होती हैं, चलते हैं ऊष्माशोषी की तरफ। तो फ्रेंड्स ये हमारी आइए दूसरा है ऊष्माशोषी अपक्रियाएँ। तो ऊष्माशोषी अपक्रियाओं का मतलब ऐसी अपक्रिया जिसको कराने के लिए, जिसको पूर्ण कराने के लिए, जिसको शुरू करने के लिए, जिसको संपन्न करने के लिए उसमें उसको बाहर से ऊष्मा देनी पड़े। जैसे यहाँ देखिए वे रासायनिक अपक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी वे रासायनिक अपक्रियाएँ जो ऊष्मा के उपस्थिति में करती हैं, मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, मतलब जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, ऐसी अपक्रियाएँ कहलाती हैं ऊष्माशोषी अपक्रियाएँ। अब जैसे इसमें 2HGO, 2HGO, HG का मतलब होता है, ये है HG का मतलब मरकरी, जिसको बोलते हैं पारा, जिसको बोलते हैं पारा। तो ये 2HGO में ओ को जब ऊष्मा देंगे, यानी जब हाइड्रोजन मतलब जब सल्फ्यूरिक क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड,
यानी जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये मरकरी अलग हो जाती है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो उदाहरण है, ये एक उदाहरण है 2HGO प्लस उष्मा, ये उदाहरण है ऊष्माशोषी अपक्रिया का। अब जैसे दूसरा प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है, ठीक है, बिल्कुल होती है। प्रकाश संश्लेषण इसलिए ऊष्माशोषी है क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। जब प्रकाश जाता है तो वो ज़मीन से नमी, ऑक्सीजन, पानी ये सब लेकर के अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो उनके अंदर जो भोजन बनाने की प्रक्रियाएं हैं, जो रिएक्शन है, वो होती है प्रकाश की उपस्थिति में। यानी प्रकाश क्या होता है, गर्म होता है। तो जब प्रकाश गर्म होता है तो इसलिए क्या होता है कि उनको गर्मी चाहिए होती है अपना भोजन बनाने के लिए, अंदर रिएक्शन कराने के लिए। तो फ्रेंड्स इसलिए क्या होता है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण अपक्रियाएं होती हैं, ये एक ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।